अच्छा, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज अबाउट द डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, अब डायमेंशन एनालिसिस है क्या चीज और इसको हम क्यों यूज करते हैं, पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का जो टॉपिक है बेसिकली इट इज हेल्पफुल व्हेन वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट एनालिटिकल मेथड। ठीक है, या अगर हम जैसे कि हमें याद है अपने बर्नौली इक्वेशन में हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, सिंपली हमने कंसिडर किया कि जो प्रेशर है और जो आपके पास एक्सेलरेशन है उसको यूज करते हुए हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। जब हमने पाइप फ्लो के लिए लैमिनार फ्लो था, ठीक है, लैमिनार फ्लो के लिए भी हमने कंसिडर किया था कि आपके पास जो है वो शेयर स्ट्रेसेस हैं और जो है प्रेशर लॉसेस हैं, दोनों को इक्वेट करके हमने कर लिया था। लेकिन जब टर्बुलेंट फ्लो की बात आई थी, हमने कहा था कि जो एक्चुअली रफनेस है, ठीक है, रफनेस है और जो फ्लो के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, जो हमने कहा था टर्बुलेंट एडीज होती हैं इस तरह की, ठीक है, उसकी वजह से उसका एनालिटिकल सोल्यूशन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम आइदर एक्सपेरिमेंट्स करें, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल सिमुलेशंस करें। ठीक है, ये दो वेज हो सकते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो अपने रिजल्ट्स को या उसका जो बिहेवियर है फ्लो का उसको डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पाइप फ्लो में भी याद होगा जब मैंने जस्ट टू रिकॉल, just 1 second please। जो हमने पाइप फ्लो के अंदर टॉपिक स्टडी किया था टर्बुलेंट फ्लो का, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये इक्वेशन जब ठीक है, ये इक्वेशन जब हमने कहा था कि जो प्रेशर लॉस है पाइप फ्लो में, ठीक है, वो डिपेंड कर रहे होते हैं वेलोसिटी पे, डायमीटर पे, लेंथ पे, रफनेस पे, विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे। ये रेलेवेंट पैरामीटर्स है जिस पे आपके पास प्रेशर लॉस जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे हमने कहा था कि अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करें तो ये हमारे पास 4 नॉन डायमेंशनल टर्म्स आती है। नॉन डायमेंशनल का मतलब है कि इन टर्म्स की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, ये नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसमें से एक को हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि एक रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपके पास यहाँ पे ये प्रेशर कोएफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, तो अब आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हमने बेसिकली, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो, ठीक है, हमने किया ये कि यहाँ पे जो प्रेशर था वो फंक्शन था 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज का। ठीक है, हमने उसको रिड्यूस कर दिया कि प्रेशर फंक्शन बन गया सिर्फ 1 2 3 क्वांटिटीज का। ठीक है, तो 6 से हमने इसको 3 पे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा 6 से 3 पे रिड्यूस करने का, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपने जो वेरिएबल्स चेंज करने हैं, ठीक है, मैं आगे और समझाता हूँ। ठीक है, जो वेरिएबल्स चेंज करने हैं वो सिर्फ 3 वेरिएबल चेंज करके आप प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हैं क्या चेंज हो रहा है। जबकि अगर मैं ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट करता, ठीक है, तो वहां पे 6 वेरिएबल चेंज करने के बाद मुझे प्रेशर का इफेक्ट पता चलता। ठीक है, तो जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है उस पर आते हैं, उसको थोड़ा सा फर्दर क्लेरिफाई करते हैं चीजों को। ठीक है, तो पहली चीज यह जो हमारा वाई टू यूज डायमेंशनल एनालिसिस, जहां पे आपके पास एनालिटिकल मेथड्स ऑफ फ्लूइड प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑलवेज सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ड्यू टू सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आपको पता है बर्नौली इक्वेशन में हमने कितनी सिंप्लीफिकेशन की थी, इनवर्सेड फ्लो है, आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट है, फर्दर हमने सिंप्लीफिकेशन क्या की थी उसमें इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्लो होता जाएगा उसकी जो एनालिटिकल सोल्यूशन है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, सेकंड, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है वो ज्योमेट्री आपके पास मौजूद है, ठीक है, इससे आपने फ्लो करवाना है, ठीक है, तो वो आपको फिर ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली टेक्निक्स या फिर आपके पास अगर एक्सपेरिमेंट से जो डाटा आता है फिर हम उसको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में या सिमुलेशंस के थ्रू उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब मसला क्या है एक्सपेरिमेंट करने में और न्यूमेरिकल सिमुलेशंस करने में। पहला मसला क्या है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सही डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, तो हम सिमुलेशंस करते जाएंगे लेकिन हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव भी होती हैं। एक्सपेंसिव क्यों होती हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको लिए आपको बहुत बड़ी जो है वो एक सेटअप चाहिए होगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए होगा आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। न्यूमेरिकली क्यों, न्यूमेरिकली या सिमुलेशन वाइज क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपके पास जितना भी
सिमुलेशन है वो किसी कंप्यूटर बेस्ड आर्किटेक्चर पे चल रही होगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा अभी आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि ये सर बहुत एक सवाल था जी सर, अक्सर जो कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशंस होती हैं वो बिल्कुल बरक्स होती हैं एक्सपेरिमेंटल उसके डाटा, ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सर अक्सर होता है ये, वो ट्रायल बेस हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ज्यादातर। नहीं देखो, मैं इस डिस्कशन में भी बहुत ज़्यादा जाके टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट वन वन पॉइंट में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, सिमुलेशन में मॉडल करोगे यानी कि उसको सिमुलेट करना चाहोगे, तो यू हैव टू कंसिडर सम पॉइंट्स, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, जो कंडीशंस आपके एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, वही कंडीशंस के आपके न्यूमेरिकल सिमुलेशन में रेप्लिकेट हो रही है नहीं हो रही। अगर वो रेप्लिकेट हो रही हैं, ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि जो आपके पास रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वही रिजल्ट्स यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। प्लस जो सिमुलेशन है, ठीक है, सिमुलेशन के में भी कई टाइप की सिमुलेशन होती हैं, एक टाइप की सिमुलेशन नहीं होती, ठीक है। वो अभी आप लोगों के मतलब बैचलर्स लेवल पे उसको मुझे इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट सिमुलेशन होती हैं जिनको हम डीएनएस कहते हैं, ठीक है, अगर आप वो करेंगे तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स उसके करीब करीब आएंगे। अगर आप कम टाइम कम करने के लिए जो है वो एवरेज सिमुलेशंस करेंगे, तो फिर वहाँ पे रिजल्ट्स में कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट सेम नहीं होते या बिल्कुल ही उसके कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आप एग्जैक्ट कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास इनफ टूल्स हैं या नहीं है, आपके पास इतना इनफ कंप्यूटेशन पावर है या नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करें, ठीक है। तो खैर मतलब ये मार्केट में तो जो लोकली काम हो रहा है वो तो ज्यादातर ऐसी इसी बेसिस पे हो रहा है ना, अंदाजे वाला हिसाब, तो वो बेटा अपने एक्सपीरियंस बेस पे। अंदाजे अंदाजे में तो भी एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस बेस पे काम हो रहा नहीं है, है इवन ये सॉफ्टवेयर। एक्सपीरियंस में भी आपके पास यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि आप जब एक सिमुलेशन करते हो तो दैट इज द जॉब ऑफ लाइक मंथ्स, ठीक है। अगर किसी ने आपको टारगेट दे दिया कि आप उसको 1 वीक में करके दे दो, तो ऑब्वियसली वो बंदा चीट करेगा आपको, ठीक है, वो आपको सही काम करके नहीं देगा, ठीक है। तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे व्हेन वी हैव अ हेल्प सेशन। अगर तुम इस पर ठीक है सर, ठीक है, फर्दर ठीक है सर, चाहोगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हम ठीक है। क्लास को इस डायरेक्शन में ही लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, कि एक्चुअली जो आपके पास दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो न्यूमेरिकल सिमुलेशन है वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करें और सिमुलेशंस करें तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम भी ना लगे और एक्सपेंस भी ना हो हमारे, ठीक है। तो उसके लिए करने के लिए क्या करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था कि जो प्रेशर ड्रॉप था टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है, वो फंक्शन था डेंसिटी का, वेलोसिटी का, डायमीटर, विस्कोसिटी, एप्सिलॉन, लेंथ, ठीक है। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया था जब डायमेंशनल एनालिसिस की थी, तो वहाँ पे एक रेनॉल्ड नंबर आ गया था, एक आपके पास L/D का रेशो आ गया था, एक एप्सिलॉन/D का रेशो आ गया था, ठीक है। तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यू कैन सी कि हम 6 से 3 पे आ गए थे, हमने उसको रिड्यूस कर लिया, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी से क्या बता दें कि अगर हम एक ऐसा वेरिएबल ले लें रेनॉल्ड्स नंबर, तो इससे हेल्प क्या होगी मैं भी समझाता हूँ। इससे हेल्प क्या होगी कि अगर विस्कोसिटी में सिर्फ लेता, ठीक है, तो विस्कोसिटी के लिए अगर मुझे विस्कोसिटी चेंज करनी होगी, तो विस्कोसिटी चेंज करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? विस्कोसिटी चेंज करने का मतलब क्या है कि आपने डिफरेंट फ्लूइड्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर 10 विस्कोसिटीज मैंने चेंज करनी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं 10 फ्लूइड्स पे काम करूंगा, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्सिटी है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स की। लेकिन अगर मैं सिर्फ रेनॉल्ड नंबर यूज कर लूँ, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर के अंदर विस्कोसिटी एक हिडन पैरामीटर है, ठीक है, यानी कि अगर मैं विस्कोसिटी को सेम भी रखूं तो मैं सिर्फ वेलोसिटी चेंज करके ही रेनॉल्ड नंबर को वेरी कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे विस्कोसिटी को प्ले करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस जो डायमेंशन है या डायमीटर है या मेरे पास पाइप का डायमीटर है, मैं एक ही पाइप के डायमीटर के अंदर सारे रेनॉल्ड नंबर चेंज करके काम चला सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे जाके फर्दर आपको एक्सप्लेन समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर टिपिकली रिड्यूस बोथ द टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वर्क, ठीक है। ये बात मैं समझा चुका हूँ कि जब जहाँ से हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम कर देंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल वर्क कम क्यों होगा इसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें एक बॉडी के ऊपर
फोर्स कैलकुलेट करनी है। ये फोर्स क्या हो सकती है, लेट्स सपोज ड्रैग फोर्स हो सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक एरोफॉइल है, ठीक है, एरोफॉइल के ऊपर फ्लो मूव कर रहा है, आपने इस एरोफॉइल के ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रही है, ठीक है, वो कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको प्रॉब्लम दिया, ठीक है, कि जो भाई ड्रैग फोर्स है, ठीक है, वो 4 डिफरेंट पैरामीटर्स का फंक्शन है। एक तो ये जो इसकी लेंथ होगी एयरफॉइल की, इसका फंक्शन है, ठीक है। सेकंड, जो फ्लो की वेलोसिटी होगी उसका फंक्शन है, और बाकी जो 2 चीजें क्या है, जो ऑब्वियसली एयर है तो एयर की डेंसिटी और उसकी विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये इन 4 प्रॉपर्टीज है, उनका फंक्शन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं हम एयर में एक्सपेरिमेंट करें, अगर यही चीज हम वाटर में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली डेंसिटी और विस्कोसिटी वहां पे भी आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करने जाऊंगा तो यू अंडरस्टैंड कि मुझे कितने एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको समझते हैं। लेट्स सपोज सर ये जो आप बता रहे थे ये पैरामीटर्स, इसके अंदर टाइम आएगा? डायमेंशंस के अंदर ये टाइम अगर टाइम आएगा? अगर अगर टाइम को हम वेरिएबल करेंगे, मतलब टाइम के साथ भी चेंजेस करना होंगे तो हमें टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ स्टडी फ्लो की बात करेंगे तो फिर टाइम नहीं आएगा, ठीक है। डिपेंड कि आप एनालिसिस में ओके सर। स्टडी कर रहे हैं या नहीं स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज जो हमारे पास फोर्स थी, ठीक है, वो फंक्शन था लेंथ का, वेलोसिटी का, विस्कोसिटी का और डेंसिटी का, ठीक है। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। तो एक ग्राफ मेरे पास बनेगा, ठीक है। ग्राफ बनेगा फोर्स वर्सेस, लेट्स सपोज पहली जो चीज चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक अच्छा कर्व बनाने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, लेट्स सपोज 10 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो फोर्स समझ लो ड्रैग के साथ, ठीक है, डायरेक्टली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने फोर्स और वेलोसिटी ली, ठीक है, तो ऑब्वियसली बाकियों को मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ को भी कांस्टेंट किया होगा मैंने, विस्कोसिटी को भी कांस्टेंट किया होगा, डेंसिटी को भी कांस्टेंट किया होगा, ठीक है ना, कुछ तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट करूंगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट में लेट्स सपोज अब हमने विस्कोसिटी का इफेक्ट देखा फोर्स के ऊपर, ठीक है, और अब बाकी चीजें कांस्टेंट कर दी, लेंथ कांस्टेंट कर दी और डेंसिटी कांस्टेंट कर दी और वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी। एक और एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो डेंसिटी को चेंज किया, फोर्स को सेम रखा, और मैं भी सिर्फ ग्राफ्स की बिहेवियर पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि कितने नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास लेंथ, वेलोसिटी और विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो सिंगल लेंथ के लिए कितने एक्सपेरिमेंट हो गए, 10 10 10, ठीक है, 10 पॉइंट्स लिए थे ना मैं, तो 10 10 30 एक्सपेरिमेंट्स तो ये हो गए, ठीक है, नॉट नॉट 30 सॉरी, 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10, ठीक है। ये हो गया आपके पास हर लेंथ के लिए अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, ठीक है, तो ये जो जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डेंसिटी भी फिर चेंज हो रही होगी, हर डेंसिटी के लिए भी एक जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे वो अराउंड 10,000 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आप करोगे, अगर आपने तमाम वेरिएबल्स को चेंज करना होगा तो, ठीक है। हर वेरिएबल का एक लेंथ लोगे, एक वेलोसिटी लोगे, एक विस्कोसिटी लोगे, एक डेंसिटी लोगे, ठीक है, और उसके लिए 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे तो आपके पास 10,000 एक्सपेरिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या मुझे इसको रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो फिर आपके पास डायमेंशन एनालिसिस है, ठीक है। जब हम इसकी डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस करने के बाद यही टर्म, ठीक है, यही टर्म रिड्यूस हो जाती है रो वी स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर में। होगा कैसे ये मैं अभी समझा दूंगा, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि डायमेंशन एनालिसिस के बाद ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये जो टर्म है, ठीक है, ये टोटल 4 टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगी इनटू वन सिंगल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो टर्म आपके पास कहलाती है, ये आपके पास ड्रैग कोफिशिएंट कहलाता है या फ्रिक्शन फैक्टर कहलाता है, और ये रेनॉल्ड नंबर कहलाता है, ठीक है। अब आपके पास एक सिंगल ग्राफ बनेगा, ठीक है, कि रेनॉल्ड नंबर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो आइडिया अब क्लियर हो गया शायद कि बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट्स जो यहाँ पे 10,000 एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं इनटू अ वेरी नैरो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो जो आपके पास सेविंग हुई वो क्या हुई, इनॉर्मस सेविंग इन
टाइम एंड मनी। आइदर आप सिमुलेशन करो, न्यूमेरिकल सिमुलेशन करो, या आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल वर्क करो, ठीक है। आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत ईजी है, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि आपके पास वेरिएबल रिड्यूस हो गए। सेकंड ये है कि अब आपने डिफरेंट विस्कोसिटीज को यूज नहीं करना, डिफरेंट फ्लोज को यूज नहीं करना। आप एक ही फ्लूइड के अंदर जो है वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर का इफेक्ट अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं सिर्फ वेलोसिटी चेंज करके भी रेनॉल्ड नंबर चेंज कर सकता हूँ, मुझे बाकी 3 पैरामीटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक सिंगल फ्लूइड के अंदर ये मेरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से अलग अलग सेपरेट करता, ठीक है, तो मुझे विस्कोसिटी का इफेक्ट देखने के लिए डिफरेंट फ्लूइड चाहिए होते हैं, लेंथ का इफेक्ट देखने के लिए डिफरेंट साइज के मॉडल चाहिए होते हैं। एक साइज का मॉडल ये होता है, एक इससे बड़े साइज का मॉडल होता है, ठीक है। डेंसिटी का इफेक्ट देखने के लिए फिर मुझे डिफरेंट डेंसिटीज के फ्लूइड चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता, शायद पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट विस्कोसिटीज के फ्लूइड ढूंढना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो फिर ये चीज जाहिर बात है, जब आपके पास एक्सपेरिमेंट में आपको हेल्प करेगी तो आपकी कंप्यूटर एनालिसिस में भी टाइम को जो है सेव करेगी, ठीक है। अब ये चीज करते कैसे, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया, विच इज अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस। वो ये होता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि वी वांट टू सिमुलेट एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट के ऊपर मुझे ड्रैग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मैं मॉडल यूज करूंगा विंड टनल के अंदर, ठीक है, ये हमारी विंड टनल है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है ये, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में जो मैं मॉडल यूज करूंगा, ठीक है, इसका जो साइज होगा ऑब्वियसली इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरे एयरक्राफ्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा जो इसका एक्चुअल साइज है, ठीक है ना। तो क्या जो एक्चुअल ड्रैग आ रहा होगा वही ड्रैग मेरे पास एक्सपेरिमेंट में भी आएगा, ठीक है। इसको कैसे हम मेक श्योर करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं कि जो ड्रैग हमारे पास, जो ड्रैग की टर्म हमारे पास दो हमारे पास नेम्स होते हैं, एक होता है मॉडल, ठीक है, मॉडल होता है जिसका साइज हमने चेंज कर दिया। प्रोटोटाइप, ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे एक्चुअल एयरक्राफ्ट जो होगा हमारे पास, वो जिसका साइज जो है वो ऑब्वियसली उससे कई टाइम्स जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। जो भी ड्रैग हमारे पास इसके ऊपर आएगा, ठीक है, एक्चुअल ड्रैग मुझे फाइंड आउट करना होगा प्रोटोटाइप का, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, उसको कुछ ना कुछ टाइम्स स्केल करना होगा, ठीक है, यानी कि उसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। वो फैक्टर, वो स्केलिंग फैक्टर मुझे कैसे पता चलेगा, वो भी डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अनदर बेनिफिट इज डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड स्केलिंग लॉस दैट कैन कन्वर्ट डाटा फ्रॉम अ चीप स्मॉल मॉडल टू डिजाइन इंफॉर्मेशन टू एन एक्सपेंसिव लार्ज मॉडल, ठीक है। यानी कि आप कभी भी पूरे मॉडल का एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मतलब पूरे प्रोटोटाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप उसका एक रिड्यूस साइज का मॉडल बनाते हो, ठीक है। और फिर जब उस पर कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है, फिर आप उस स्केलिंग लॉस के थ्रू, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवाते हो ताकि आप एक्चुअल जो भी सिस्टम है उसका ड्रैग या भी आप जो भी लिफ्ट है, कोई भी और दूसरी जो क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है वो आप कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं बकिंघम पाई थ्योरम, ठीक है। बकिंघम पाई थ्योरम इज द मेथड जिसके थ्रू हम जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने रिड्यूस किए थे ना, जैसे कि पाई फ्लो के लिए हमने वो 6 वेरिएबल से 3 वेरिएबल्स पे हमने 3 नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स पे, ठीक है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, तो 3 नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स पे रिड्यूस किया था, ठीक है। वो हमारे पास पाई थ्योरम, बकिंघम पाई थ्योरम से करते हैं, ठीक है। तो जो 3 टर्म्स होंगी, यानी कि हमेशा वो 3 नहीं होनी चाहिए, मतलब हमेशा 3 नहीं होंगी, उसका भी एक मेथड है कि हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के बाद 3 हो जाएगी या डायमेंशनल एनालिसिस के बाद 1 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म हो गई थी ना रेनॉल्ड नंबर की, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से हमने 1 पे रिड्यूस कर लिया था, ठीक है। ये कैसे फिगर आउट करेंगे ये हम अभी आगे इसके मेथड के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस की टर्म है वो बकिंघम पाई थ्योरी की टर्म है, ठीक है। वो कहती क्या है, पहले तो ये पाई टर्म्स क्या होती है, ठीक है। पाई टर्म्स हमको कहते हैं जो नॉन डायमेंशनल टर्म्स है, ठीक है। नॉन डायमेंशनल का मतलब होता है डायमेंशनलेस, ठीक है ना। यानी कि डायमेंशनलेस टर्म कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर की अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा तो ये नंबर है, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती,
ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है, ये भी डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, ये सारी टर्म्स कहलाती हैं हमारे पास पाई टर्म्स, ठीक है। तो जो आपके पास बकिंघम पाई थ्योरम है, ठीक है, वो आपके पास डायमेंशनल टर्म्स जो होती हैं, ठीक है, डायमेंशनल टर्म्स कौन सी है, लेंथ है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, फोर्स है, ठीक है, इन सब को कन्वर्ट कर देती है इनटू नॉन डायमेंशनल पाई टर्म्स, ठीक है। इनको हम जनरली इन सब टर्म्स को हम कहते हैं पाई टर्म्स, ठीक है। और ये कितना रिड्यूस होती हैं, इनको रिड्यूस करने का जो मेथड जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, वो ये है कि इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग के वेरिएबल्स, ठीक है, अगर उसके अंदर के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इट कैन बी रिड्यूस टू अ रिलेशनशिप अमंग के माइनस आर इंडिपेंडेंट डायमेंशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो के माइनस आर पाई टर्म्स पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब वो के माइनस आर पाई टर्म्स, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, आर इज द नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशंस, ठीक है। रेफरेंस डायमेंशंस हमारे पास क्या होती हैं, अगर मैं सॉरी मैंने पहली स्लाइड थोड़ी सी स्किप की थी, ठीक है। रेफरेंस डायमेंशंस हमारे पास क्या है, मास के लिए किलोग्राम है, ठीक है, लेंथ के लिए एल है, टाइम के लिए टी है, ठीक है, टेम्परेचर के लिए टी आ जाएगा, करंट के लिए जो आपके पास एम्पियर कैंडेला के सॉरी आई की टर्म आ जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इनसे काम हमारा नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। टेम्परेचर कहीं सॉर्ट ऑफ आ जाता है, लेकिन हमारा ज़्यादातर काम जो है ना इन तीनों से होता है, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम से, ठीक है। तो अगर मास, लेंथ और टाइम हमारे पास रेफरेंस डायमेंशंस हैं इसी में तीनों, ठीक है, तो जो टोटल हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है, वो कितनी हो जाएंगी, जैसे कि अगर पाई टर्म्स हम इसके लिए लाइट करूँ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताए तो इसके क्या डायमेंशन होगी, लेंथ, ठीक है, वेलोसिटी की होगी LT - 1, ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी ML - 3, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी ML - 1 T - 1, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे लेंथ भी आ रहा है, यहाँ मास भी आ रहा है और यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, ठीक है। जब तीनों डायमेंशंस आ रही हैं, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कितने वेरिएबल्स थे यहाँ पे, के वेरिएबल्स थे, तो टोटल कितने, के की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। रेफरेंस डायमेंशंस कितनी हो गई, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, आर की वैल्यू हो गई 3। तो कितने पर रिड्यूस हो सकता है, जो पाई टर्म्स बनेंगी हमारे पास, पाई टर्म्स को इस तरह से कैपिटल पाई से शो करते हैं, पाई टर्म्स जो होंगी हमारे पास वो हो जाएंगी के माइनस आर, यानी कि 4 - 3 इक्वल्स टू 1 पाई टर्म, ठीक है। तो यू कैन, सर समझ नहीं आया के और आर की वैल्यूज कैसे निकली। दोबारा से समझ लेते हैं, ठीक है। मैं ये जो एग्जांपल है ना फोर्स वाली, इससे समझने की कोशिश करो, ठीक है। फोर्स फंक्शन है 4 वेरिएबल्स का, ठीक है, तो के की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। उसके बाद मैंने हर जो भी वेरिएबल था, ठीक है, उसकी मैंने डायमेंशन लिखी, लेंथ की एल हो गई, वेलोसिटी की LT - 1 हो गई, ठीक है, ये ML - 3 हो गया, और विस्कोसिटी हो गई ML - 1 T - 1, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस डायमेंशन कितनी हो गई, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। टाइम। तो रेफरेंस डायमेंशन जो है यहाँ पे R जो है ना, R इज बेसिकली रेफरेंस डायमेंशंस, ठीक है, रेफरेंस डायमेंशंस। तो कितनी है हमारे पास 3, ओके। 3 तो ये क्या कह रहा था, इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस टर्म्स कितनी बननी चाहिए हमारे पास, डायमेंशनल इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स जो होंगी वो कितनी होंगी, के माइनस आर, ठीक है। तो के माइनस आर जो है वो 4 - 3 ओके सर समझ आ गया। 1 टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, जब हमारे पास डायमेंशनलेस टर्म बनी थी, मैंने एग्जांपल के लिए नीचे रखा हुआ है कि जो के माइनस आर पाई टर्म्स थी वो कितनी थी, एक सिंगल टर्म थी, रेनॉल्ड नंबर की, एक ही टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो अपने जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ये कैसे पता चलेगा कि इसकी फॉर्म ये बनेगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके ये तमाम स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। हम करते ये कि इंस्टेड के मैं इसको यहाँ पढ़ता जाऊँ और आप लोगों को बात समझ में ना आए, ठीक है, हम करते ही हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या, बल्कि वो जो हमने प्रेशर के आपके पास लॉसेज हैं, ठीक है, इन टर्बुलेंट पाइप फ्लो, ठीक है, उसी का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वो जो स्टेप्स है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हुए वो मैं आपको उसी प्रॉब्लम के साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विथ, अच्छा ये जो यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स है ना, ये आएगा स्टेप नंबर
4 में, जब वो आएगा तो मैं उसको स्प्लिट करूंगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड है थ्रू अ लॉन्ग रफ वॉल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन को जिस तरह से डिफाइन किया गया कि जो हमारे पास प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, वो फंक्शन है, ठीक है, डेंसिटी का, वेलोसिटी का, डायमीटर का, विस्कोसिटी का, एप्सिलॉन का और लेंथ का। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आपने वेरिएबल जो सिलेक्ट कर लिए ये हमें कैसे पता चलेंगे, ठीक है, मुझे पता है ये सवाल आने वाला है, ठीक है। पहली चीज ये, इसके लिए थोड़ा सा आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई फ्लूइड डायनामिस्ट है, ठीक है, तो उसको पहले से ये आइडिया होगा कि यार ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये वेरिएबल जो है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, तो मैं उनको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप अपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, और फिर मुझे जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस करके दिखाएं, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा उसमें डेफिनेटली हम आपको ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये बता देंगे कौन कौन से हैं, ठीक है, ताकि आप उनको फिर डायमेंशनल एनालिसिस कर सकें उनकी, ठीक है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में जाओगे तो मे बी आपको खुद से ये वेरिएबल्स भी देखने पड़ेंगे कौन कौन से वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रॉब्लम, ताकि आपको पहले से प्रॉब्लम की फिजिक्स का आइडिया हो, जब भी आप वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं पाइप फ्लो के, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो तमाम पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये पाइप फ्लोस में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये रफ वाल का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे रफनेस भी मैंने इंक्लूड की है, ठीक है। तो सबसे पहला तो स्टेप है लिस्ट ऑल द वेरिएबल्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने तमाम जो वेरिएबल्स थे उनको लिस्ट डाउन कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, जिसको हमने फाइंड आउट डिटरमिन करना है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे वो हैं जिसको हम खुद ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम के साथ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 10 मिनट्स। तो नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला जो सेकंड स्टेप है वो आसान है, ठीक है। हमने करना क्या है, जितनी भी हमारे पास टर्म्स गिवन है, ठीक है, इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट वन, ठीक है, हमने हर किसी की डायमेंशंस को, बेसिक डायमेंशंस को राइट करना है, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, हर किसी की जो डायमेंशंस है उसको राइट कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो फोर्स, लेंथ और टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि हम एक आसान मेथड है ना मास, लेंथ और टाइम का, इसी को यूज करो, इसी के सारे डायमेंशंस निकालो और आगे भी इसी को यूज करना है, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन निकालना आती है ना, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोर्स क्या होगी हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की जो डायमेंशन है क्या हो जाएंगी आपके पास m, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएंगी t-2, ठीक है। और एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएंगी लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा ml-1 t-2, ठीक है। तो ये आपके पास प्रेशर की जो है वो डायमेंशन आ गई। डेंसिटी इजी है, इसको मैंने सॉल्व करवा रहा है, ml-3, वेलोसिटी lt-1, डायमीटर सिंपल लेंथ, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी का हम पढ़ चुके हैं, विस्कोसिटी सिंपल जो है वो शेयर स्ट्रेस से निकलती है, ठीक है। तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस म्यू डी ओवर डी वाई, ठीक है। शेयर स्ट्रेस की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, प्रेशर वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी आसान करने के लिए लाइफ ml-1 t-2 ले लेता हूँ, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे विस्कोसिटी डी ओवर डी वाई की क्या होगी, डी यानी कि वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी की lt-1 होती है, जबकि लेंथ की एल हो जाएगी, ठीक है। ये t-1 बचेगा, यहाँ से करवा लूंगा तो मैं ये हो जाएगा t-1, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी की भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आए तो शेयर स्ट्रेस को फिर फोर्स ओवर एरिया करके लिखना, वो समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है। तो ml-1 t-1 जो आपके पास है, विस्कोसिटी की डायमेंशन भी आ जाएंगे, ठीक है। रफनेस मैं आपको प्रॉब्लम करवा चुका हूँ। रफनेस हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो रफनेस हमारे पास लेंथ की डायमेंशन में आ जाएगी, और ऑब्वियसली लेंथ का तो हमारे पास डायमेंशन लेंथ ही होता है, ठीक है, एल ही होता है, ठीक है। अब ये स्टेप यहाँ तक तो इजी है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका ये फाइंड आउट करेंगे कि k माइनस आर टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है। k माइनस आर मैंने अभी समझाया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हो गए,
7 हो गए, 1 2 3 4 इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट वन, ठीक है, इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट वन हमारे पास 7 वेरिएबल्स हैं टोटल, ठीक है। तो डिपेंडेंट वन के साथ 7 वेरिएबल हो गए, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट टू काउंट डिपेंडेंट वन, ये बात तो मैंने बताई दी। एंड 3 क्या हमारे पास हो गए, रिक्वायर्ड रेफरेंस डायमेंशन हो गए। अब रेफरेंस डायमेंशन देख लेते हैं, विच इज यहाँ पे मास भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, ठीक है। हर टर्म्स में जो है वो हमारे पास मास, लेंथ और टाइम जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जहाँ मास ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसी कोई भी टर्म नहीं है अगर सबके अंदर लेंथ और सिर्फ लेंथ और टाइम ही होता, ठीक है, तो हम मास को इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे मास भी इंक्लूडेड है टर्म्स के अंदर, ठीक है, तो इस वजह से हम मास को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो मास भी आएगा हमारे पास, लेंथ भी आएगा और टाइम भी होगा, ठीक है। तो तीनों जो हमारे पास रेफरेंस डायमेंशंस हमारे वेरिएबल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो आर की वैल्यू 3 हो गई। 7 - 3 जो आपके पास पाई टर्म्स बननी चाहिए वो 4 होंगी, ठीक है ना। तो 4 पाई टर्म्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब आते हैं सबसे डिफिकल्ट टास्क पे, ठीक है। जो क्या कहते हैं, पाई थ्योरम में ये बहुत आसान है सिवाय एक स्टेप के, विच इज दी स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हमने कुछ ऐसे वेरिएबल सेलेक्ट करने होते हैं जो रिपीट हो इन ऑल दी पाई टर्म्स, ठीक है। जैसे कि अगर आप नोटिस करो, जब हमने ये फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी, वेलोसिटी और लेंथ, डेंसिटी, वेलोसिटी और लेंथ ये दोनों जगह आ रहे थे, ठीक है। यानी कि ये फोर्स वाली पाई टर्म में भी डेंसिटी, वेलोसिटी, लेंथ आया था, और जो आपके पास विस्कोसिटी वाली पाई टर्म है उसके अंदर भी डेंसिटी, विस्कोसिटी और लेंथ आया था, ठीक है। तो ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कहते हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, रिपीटिंग वेरिएबल्स। अब रिपीटिंग वेरिएबल्स सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, उसके लिए थोड़े से पॉइंट्स हैं उनको हम जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये, नेवर पिक द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ई पी है ना, लेंथ, डायमीटर, विस्कोसिटी, रॉ एंड बी, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, ठीक है, वो है हमारे पास प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर को हमारा रिपीटिंग वेरिएबल नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग वेरिएबल नहीं होगा प्रेशर, ठीक है। तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा अगर रिपीटिंग नहीं है तो, ठीक है। तो प्रेशर को हम डाल देते हैं डेल्टा पी को यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अदरवाइज इट may appear in all the items, ठीक है। chosen repeating parameters must not be themselves to be a dimensions group। अच्छा, इसका मतलब क्या है सेकंड पॉइंट का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई आप रिपीटिंग वेरिएबल्स ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ डेंसिटी, सॉरी एक और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे हमारे पास है डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। ये 3 वेरिएबल है। अगर मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपनी एक इक्वेशन बना सकते हैं, इस तरह की एक टर्म बना सकते हैं, और ये क्या हो जाएगी, एक डायमेंशनलेस टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ऐसी टर्म को, ऐसे वेरिएबल्स को सिलेक्ट नहीं करना है जो आपस में मिलके एक डायमेंशनलेस टर्म को फॉर्म कर लें, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द चूजन रिपीटिंग पैरामीटर्स मस्ट ऑल प्रेजेंट ऑल द प्राइमरी डायमेंशंस, ठीक है। तो जो आपने वेरिएबल सेलेक्ट किए, ठीक है, अगर जैसे कि मेरे पास मास, लेंथ और टाइम आया था ना, ठीक है, तो जो मैं वेरिएबल सेलेक्ट करूं, ठीक है, उनके अंदर मास, लेंथ और टाइम तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। मतलब हर वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन के अंदर मास, लेंथ और टाइम जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट 2 समझ नहीं आया, द चूजिंग रिपीटिंग पैरामीटर्स। देखो, आपके जो पैरामीटर है, जैसे अगर मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं ले लेता हूँ लेंथ और डायमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। लेंथ और डायमीटर को मैं लूंगा अगर अपना रिपीटिंग वेरिएबल, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, सही है। तो ये हम लेंथ और डायमीटर ले सकते हैं, आइदर हम लेंथ ले लेंगे या डायमीटर ले लेंगे, इन दोनों में से एक को हम जो है वो रिपीटिंग ले सकते हैं, ठीक है, दोनों को नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर ले सकते हैं जिसके जो अगर मैं डायमेंशंस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो
मतलब अगर मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो डायमेंशन लेस बन जाए, ठीक है। तो ये ऐसे वेरिएबल्स नहीं ले रहे हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो खुद एक डायमेंशन लेस ग्रुप बनाए, ठीक है। तो हमेशा अवॉइड करना है कि डायमेंशन लेस ग्रुप बने, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज नेवर पिक टू पैरामीटर्स विद द सेम डायमेंशन, ठीक है। ये मैंने बात एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे कि सेम डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो एक दूसरे का वो एक इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे कि अगर एरिया और डायमीटर है, ठीक है, एरिया और डायमीटर को हम रिपीटिंग वेरिएबल्स नहीं ले सकते, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एरिया आपको पता है, एरिया फंक्शन होता है या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई d स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। तो ये एरिया जो है वो डिपेंडेंट है ऑन दी डायमीटर, ठीक है ना। तो हम सिर्फ आइदर एरिया ले लेंगे या डायमीटर ले लेंगे, दोनों एक साथ नहीं लेंगे, ठीक है। तो आसानी के लिए अभी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के बजाय मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आप लोग ट्रिक में पहला जो कोशिश करें कि एक वेरिएबल वो लें जो सबसे आसान है, ठीक है। आसान का मतलब क्या है, डायमेंशंस ऑफ दी, जो भी आपके पास डायमेंशंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से एक ज्योमेट्री की डायमेंशंस को कंसिडर कर लें, ठीक है। जैसे कि आइदर डायमीटर या लेंथ, ठीक है। तो एक वेरिएबल तो आपका हो गया डायमीटर वाला, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स होने कितने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स होने इतने चाहिए जितनी आपके पास रेफरेंस डायमेंशन है, ठीक है। तो रेफरेंस डायमेंशन मैं निकालनी थी, कितनी थी, 3 थी। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स भी 3 होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो आपके पास आ गया डायमीटर, ठीक है। सेकेंड, आप एक ऐसा वेरिएबल ले लें जो डिस्क्राइब कर रहा है उसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो हमारे पास फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को दो पैरामीटर डिस्क्राइब कर रहे थे, एक वेलोसिटी था, ठीक है, और एक एक विस्कोसिटी था, एक डेंसिटी था, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेंसिटी को कंसिडर कर लिया, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर जो उसके मतलब इनर्शिया को डिस्क्राइब कर रहा हो या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस को डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है, तो वो थर्ड पैरामीटर मैंने वेलोसिटी लिया, ठीक है। अगर जो मैंने पीछे सारे पॉइंट्स बताए थे उसमें से तमाम पॉइंट्स मेरी जो तमाम मेरे मतलब चेक्स थे वो यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। पहला चेक क्या था कि वी वुड लाइक टू सिलेक्ट समथिंग जो आपके पास सिंपलेस्ट हो, ठीक है। तो सिंपलेस्ट हमने डायमेंशन को ले लिया, ठीक है, डायमीटर को ले लिया। सेकंड चीज हमने कंसिडर की थी कि इन तीनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, यानी कि डेंसिटी, वेलोसिटी और डायमीटर को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, ठीक है, तो हमारे पास डायमेंशन लेस टर्म नहीं बनेगी, क्योंकि एक में मास और लेंथ आ रहा है, एक में लेंथ और टाइम आ रहा है और एक में लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो इनसे कोई डायमेंशन लेस टर्म नहीं बनेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि आपके पास कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं होना, ऐसा वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए जिनको दो आपस में अगर यूज करें तो उनसे आपके पास एक डायमेंशन लेस बन जाए। जैसे कि वेलोसिटी और डायमीटर को मैं करूंगा, ठीक है, तो स्टिल मेरे पास t-1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये कभी भी आपके पास डायमेंशन लेस टर्म को नहीं बनाएगा, ठीक है। तो मैंने ट्रिक थोड़ी समझा दी है, ठीक है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है। तो ट्रिक में आप पहले यही काम करें कि एक जो है वो ज्योमेट्री रिलेटेड पैरामीटर ले लें, एक जो है उसकी फ्लूइड प्रॉपर्टी बेस ले लें, और थर्ड जो है वो आपके उसका वेलोसिटी या अगर आपने कोई प्रेशर गिवन है तो प्रेशर। मैंने प्रेशर को इसलिए क्यों नहीं लिया यहाँ पे, प्रेशर के लिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी, वेलोसिटी और डायमीटर मेरे जो है वो रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए तो नॉन रिपीटिंग जो रिमेनिंग बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली डेल्टा पी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार आपके पास बच जाएंगे, विस्कोसिटी, रिलेटिव सॉरी रफनेस, लेंथ और डेल्टा पी, ये चारों हमारे नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। कैसे आसान होती है, जब आप पाई टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, पाई टर्म्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है, मतलब इज अ पीस ऑफ केक, ठीक है। करना क्या है, आपने पहली पाई टर्म ली, ठीक है, जो भी आपके रिपीटिंग आपने वेरिएबल सेलेक्ट किए ना उसके ऊपर आपने पावर्स ऐड कर दी, डेंसिटी की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, ठीक है, डायमीटर की पावर c, ठीक है। और जो रिपीटिंग वेरिएबल था, ठीक है, रिपीटिंग में से मैंने कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रिपीटिंग जो हमारे पास थे, सॉरी नॉन रिपीटिंग जो हमारे पास थे उसमें से पहला मैंने विस्कोसिटी को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब विस्कोसिटी को सिलेक्ट करके मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी, ठीक है? और इसके ऊपर जो पावर है वो हमेशा 1 रहेगी, ठीक है, यानी कि इसकी पावर सर कैसे समझाइएगा ये कैसे किया है? देखो जो आपने पाई टर्म बनानी है ना, पाई टर्म की तो डायमेंशंस क्या होगी, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, ठीक है। ये बराबर किसकी होगी, नॉन रिपीटिंग के, ठीक है,
नॉन रिपीटिंग उसकी पावर हमेशा 1 होगी और टाइम्स रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स की बात होगी। तो मेरे पास जो पहला वेरिएबल था वो विस्कोसिटी था, ठीक है, तो विस्कोसिटी की डायमेंशन थी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है, और इसकी पावर हो गई 1, ठीक है। हम जो है वो जो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स है उनकी पावर को नहीं छेड़ रहे होते, ठीक है, इसलिए उसकी पावर 1 ले रहे हैं, ठीक है। जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को छेड़ रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसको एम एल माइनस 3 से, उसकी पावर ए हो गई। अरे ये ऊपर इसके ए क्या लिखा हुआ है, ए बी ये इसको निकालना है ना हमने, ये पावर हमें पता नहीं है क्या, ये ए बी और सी को निकालना है, सही है सर, सही ठीक है। ए बी और सी जो है ना वो अननोन्स है, ठीक है, ये पावर्स हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये पावर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको देख बताता हूँ कैसे करते हैं। इनको पावर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हमने जो बेस है ना, बेस को देखना होता है, ठीक है। अगर आप चारों वेरिएबल्स में से पहले इक्वेशन बनाएंगे मास की इक्वेशन, ठीक है, तो मास की इक्वेशन बनाई हमने, पहले जो टर्म है यहाँ पे m की पावर क्या है a, तो ये a आ गया, ठीक है। इस वाली टर्म में m की कोई पावर है नहीं है, ठीक है। c में कोई m की पावर है, ठीक है, नहीं है। d में कोई m की पावर है, यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे भी a प्लस 1, ठीक है, राइट साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम बेस के ऊपर देखो आप, ठीक है, मास की जो हमारे पास यहाँ पे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ प्रॉब्लम को, ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, मास की जो a प्लस 1 हो जाएगा, लेंथ के ऊपर क्या हो जाएगा -3a प्लस बी माइनस प्लस सी -1, ठीक है, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा -b, ठीक है, पावर्स को सिर्फ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, -b और ये वाली चीज़ हो जाएगी -1, ठीक है, और ये बराबर किसको हो जाएगा m0 l0 t0, ठीक है। अब बेस सेम है तो हम पावर्स को जो है वो मैं मतलब बेस जहाँ पे बेस सेम होगी तो मैं पावर्स को जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो a प्लस 1 पहली इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन -3a प्लस बी प्लस सी -1, ठीक है, ये भी 0 के बराबर हो जाएगी, और थर्ड इक्वेशन -b -1 इक्वल टू सी, ठीक है। ये तो सिंपल अलजेब्रा का प्रॉब्लम बन गया आपके पास, ठीक है। a b और c को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इससे पहले सबसे पहले इससे b जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, फिर a की वैल्यू भी -1 हो रही है, ठीक है, c को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है a की पावर आ गई है -1, b की पावर -1, c की पावर -1, ठीक है। नाउ जो हमारे पास पहली पाई टर्म बन जाएगी, ठीक है, पहली पाई टर्म जो हो जाएगी, ठीक है, उसमें a की जगह हम -1 लिख देंगे, b की जगह भी -1 लिख देंगे, c की जगह भी -1 लिख देंगे, ठीक है। तो यू गेट विस्कोसिटी ओवर डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी इनटू डायमीटर, ठीक है, और जो किसके बराबर होता है आपके रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ये पहली टाइम पाई टर्म निकली, ठीक है। अब मुझे प्लीज ये पाई टर्म्स कंप्लीट करने दें, मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पाई टर्म के में भी यही स्टेप रिपीट करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास नॉन रिपीटिंग वेरिएबल था वो क्या था, रफनेस, ठीक है। तो स्टेप वही फॉलो करूंगा, जो मेरे रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन इनकी पावर्स अब चेंज होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है वो आपके पास रफनेस आ गई है, ठीक है। अब पावर्स को दोबारा से उसी तरीके से लिखूंगा, पहले इसकी डायमेंशंस लिखी, ठीक है, फिर से इनकी इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। लेंथ की पावर क्या होती है, हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो रफनेस है, ठीक है, रफनेस की जगह मैंने लेंथ को यूज किया। इक्वेशन बनाता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मास की जो डायमेंशन क्या हो जाएगी a, और फिर m किसी और टर्म में नहीं आ रहा, ना b में आ रहा है ना c में आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड अभी से लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। लेंथ को देखते हैं, लेंथ आ रहा है -3a, ठीक है, प्लस b, ठीक है, और प्लस c +1, ठीक है। और जो टाइम है, टाइम के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो टर्म है b वाली, इसमें लेंथ आ रहा है, सही टाइम आ रहा है, ठीक है। टाइम हो जाएगा -b, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, m0 l0 t0, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पाई टर्म है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी, ठीक है। जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो पाई टर्म है, ठीक है। अब इक्वेशंस हमने वापस वैसे बना ली, a = 0, यू कैन सी कि यहाँ पे a के साथ कोई टर्म नहीं है। b का जो लेंथ का जो आपके पास इक्वेशन है -3a + b + c + 1, ठीक है, = 0, और टाइम की क्या है, तो a और b तो 0 हो गए, c जो है हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा -1, ठीक है। तो पाई 2 टर्म्स आ गई ε/d, ठीक है।
अच्छा, लेंथ की जो है, लेंथ की भी सर सेम ये डायमेंशन। पाई 2 की टर्म किस तरह ये एप्सिलॉन अपॉन डी? अगर ये फॉर्मूला देखो, ठीक है, पाई 2 पहले रिपीटिंग वेरिएबल डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर, और फिर नॉन रिपीटिंग वेरिएबल एप्सिलॉन, ठीक है। अगर तुमने जब ये नंबर सॉल्व किया तो तुम्हें पता चला कि ए तो 0 था, ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, बी वो भी 0 आ गया था हमारे जब हमने डायमेंशन बराबर की थी, तो सी की वैल्यू आई थी 1, ठीक है। तो ये ड्रॉ की पावर 0 कितनी हो जाएगी 1, वेलोसिटी पावर 0 हो जाएगी 1, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर था सॉरी -1, तो यहाँ पे -1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन ओवर डी, ठीक है। सही है सर। और लास्ट मतलब लेंथ को भी सेम चीज होगा, लेंथ की मैं नहीं करवा रहा क्योंकि लेंथ की सेम डायमेंशन है ना, ठीक है, तो ये सेम टर्म ही बनेगी, बस खाली लेंथ ओवर डी हो जाएगा। उसको देख लेते हैं, लास्ट वाली जो आपके पास प्रेशर की टर्म, ठीक है। अब प्रेशर नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है अगेन, ठीक है, प्रेशर की जगह पे मैं उसकी जो डायमेंशन है ml - t - कर दूंगा, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन बन जाएंगी वो क्या बन जाएगी, मास के लिए, ठीक है, पावर a, यहाँ पे फिर m दोबारा आ रहा है तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। लेंथ की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, -3a, ठीक है, +b +c और -1, ठीक है। और टाइम की इक्वेशन क्या बननी चाहिए, टाइम की इक्वेशन -b, ठीक है, और -2, ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ से ए, ये मतलब ये बहुत आसान है सॉल्व करना, ए यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से बी जो है वो -2 आ जाएगा, सी की वैल्यू हम फिर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पाई 4 की टर्म निकालूंगा, पाई 4 क्या बन जानी चाहिए, रॉ की पावर कितनी आ रही है हमारे पास -1, ठीक है, वेलोसिटी की पावर हमारे पास आ रही है आपके पास -2, ठीक है, जबकि जो डायमीटर है, डायमीटर की पावर 0 आ रही है, ठीक है, और डेल्टा पी, तो इसलिए अगर आप चौथी पाई टर्म देखें तो उसमें डायमीटर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी पावर 0 हो रही है, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो रॉ v स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनल चेक, अगर मुझे कि चेक करना है कि ये पाई टर्म सही है कि नहीं है, ठीक है, तो वापस मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, मतलब उसकी डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करके देख सकता हूँ कि वापस वही आ रही है, आपने कोई गलती ना की है, ठीक है, आप अपनी डायमेंशन, अपनी पाई टर्म्स को चेक कर सकते हैं और हम इसको राइट कर सकते हैं पूरे प्रॉब्लम को, ठीक है। पाई 4 जो है हमारे पास, ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं, ये जो टर्म है ड्रॉ डेल्टा पी ओवर रो वी स्क्वायर, ये हमारे पास प्रेशर कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। पाई 1 तो आपको पता है कि रेनॉल्ड नंबर मैंने बता ही दिया था, ठीक है, और रिमेनिंग दो जो थे वो, ठीक है, वो एप्सिलॉन ओवर डी और लेंथ ओवर डी, ठीक है। तो जो आपके पास प्रेशर कोएफिशिएंट है पाइप फ्लोस के अंदर, अभी हमने ये पूरा चैप्टर्स जो पढ़ा है कि वो फंक्शन होता है रेनॉल्ड नंबर का, पाइप रफनेस का और लेंथ ओवर डी, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, अब स्टेप 8 समझा दें, स्टेप 8 क्या हुआ है? स्टेप 8 में बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया, देखो वैल्यूज पुट कर दी उनकी। हाँ, जैसे कि अगर आप ये डायमेंशनल फॉर्म जैसे हमने लिखी थी ना, डायमेंशनल फॉर्म थी, मैं उसी स्लाइड पे बताता हूँ, सॉरी, डायमेंशनल फॉर्म में हमने लिखा समझ गया, समझ गया। ठीक है। इसी तरीके से नॉन डायमेंशनल फॉर्म को भी लिख सकते हैं हम, फंक्शन ऑफ जितनी भी हमारे पास टर्म्स आई थी, आर ई की, एप्सिलॉन ओवर डी की और लेंथ ओवर डी, ठीक है। तो खैर आई गेस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये वाला पार्ट स्पीड में किया, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए प्लीज़ मुझसे हेल्प सेशन में पूछिएगा, और अगर मैं नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें एक और प्रॉब्लम करवाऊंगा तो वी फर्दर क्लैरिफाई की वही सारे स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है।